Hello everyone, I am Sunny, your physics teacher. Welcome back to my YouTube channel. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आज के इस लेक्चर में हम एक और बहुत अच्छी जी एडवांस लेवल की प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम को हम एक स्टोरी की तरह सोल्व करेंगे ताकि आपको ये पता चले कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को सोल्व कैसे किया जाता है, मतलब ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो देखो इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है। मान लो एक एनुलर स्फेयर है, कंडक्टिंग एनुलर स्फेयर, ये कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। इनर रेडियस आर, आउटर रेडियस 2r, और एक है कंडक्टिंग शेल जिसकी रेडियस 3r, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सेंटर पे, मतलब ये जो कैविटी है ना, यहां पे सेंटर पे कितना चार्ज पुट कर दिया, 3q, ठीक है। और ये जो एनुलर कंडक्टिंग स्फेयर है, इस पे मैंने कितना चार्ज पुट कर दिया, या इसके अंदर -2q, और ये जो कंडक्टिंग शेल है इस पे मैंने -5q चार्ज पुट किया, ठीक है। ऐसे ऐसे करके गिवन है। तो सबसे पहले तो क्या निकाल लो कि यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। सबसे पहले तो ये निकाल लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज भी है 3q, ये ध्यान रहे। तो ये जो इनर सरफेस है, ड्यू टू इंडक्शन इस पे कितना आ जाएगा, -3q, सही बात है। और इस मैंने कंडक्टिंग एनुलर स्फेयर पे -2q चार्ज डाला था ना, तो इसके आउटर सरफेस पे कितना आ जाएगा, q, तभी तो q -3q -2q होगा। और ड्यू टू इंडक्शन इस शेल की इनर सरफेस पे कितना आ जाएगा, -q, और इस शेल पे मैंने -5q डाला था, तो इस शेल की आउटर सरफेस पे कितना आना चाहिए, -4q। तो यहाँ पे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। ये कुछ ऐसे करके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक कंडक्टिंग वायर लगा दूंगा। नाउ कंडक्टिंग वायर यूज्ड, यहां पे ऐसे करके एक कंडक्टिंग वायर लगाऊंगा, ठीक है। ये क्या, मेरा एनुलर कंडक्टिंग स्फीयर, और ये मेरी कंडक्टिंग शेल, ये सेंटर। सेंटर पे तो 3q चार्ज पुट है ही, बिल्कुल है। ये रेडियस कितनी r, ये रेडियस 2r, ये रेडियस 3r, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, यहां पे कैसे करके वायर लगा दी, कंडक्टिंग वायर, ठीक है। तो अब ये बताना है कि यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आएगा, ठीक है। तो देखो मान लो ये ए पॉइंट, ये बी। तो देखो जैसे ही मैं ये कंडक्टिंग वायर लगाऊंगा ना, तो तुरंत इस वायर में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, ठीक है। तो जैसे उन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टॉप हो जाएगा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, मतलब तब क्या होगा, ए और बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। तो देखो इस इनर सरफेस पे ड्यू टू इंडक्शन -3q आएगा, ये तो तय है, ठीक है। और मान लो इस एनुलर स्फेयर के आउटर सरफेस पे ये आएगा चार्ज x, और ये जो शेल है बार वाली, इसके इनर सरफेस पे ड्यू टू इंडक्शन -x आ जाएगा ऑब्वियसली। तो अब देखो टोटल चार्ज तो इसके अंदर ही रहेगा, मैंने कोई अर्थिंग नहीं की, तो टोटल चार्ज कितना था, 3q -2q, q -5q -4q, तो 3q -3q खत्म, कैंसल एक तरह से, x -x कैंसल। तो यहां पे आउटर सरफेस पे कितना आना चाहिए, -4q आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि टोटल चार्ज तो उतना ही रहेगा, ठीक है ना। तो
यहाँ पे मेरे को एक्स पता चल गया ना, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगा। और ए और बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो जाएगा ना, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टॉप हो जाएगा इस कंडक्टिंग वायर में। तो ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना एक बार। इस पॉइंट चार्ज की वजह से क्या आएगा, ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के 3Q बाय में 3R प्लस ये जो शेल है R रेडियस की, इस पे चार्ज कितना -3Q, और ये पॉइंट इसके आउटसाइड भी है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा ए पॉइंट का, के -3Q बाय में 3R, ये दूरी 3R। अब देखो जो सेकंड शेल है एक तरह से 2R रेडियस की, जिस पे चार्ज कितना x, ए पॉइंट उसके भी बाहर है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा, के x बाय में 3R प्लस। अब ये जो फाइनल शेल है जिस पे चार्ज कितना -x -4Q, इसकी वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा, ए इसके सरफेस पे है ना, तो कितना आएगा, के इंटू -x -4Q बाय में 3R। तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया, तो VA कितना आया, के बाय 3R को कॉमन ले लो इनफैक्ट, ठीक है। तो ये कितना आ गया, x -4Q, x से x कैंसिल, ये आ गया -4KQ बाय 3R, ठीक है। और बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो अब। तो देखो बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट चार्ज की वजह से क्या आएगा, के 3Q बाय में 2R प्लस। अब ये जो शेल है पहली शेल जिस पे चार्ज कितना -3Q रेडियस R, इसकी वजह से इस बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा, के -3Q बाय में 2R, क्योंकि ये बी पॉइंट इसके आउटसाइड है ना, प्लस। अब जो सेकंड शेल है, बी पॉइंट इसके सरफेस पे ही है, और इस सेकंड शेल मतलब जो 2R रेडियस की सेकंड शेल है, इस पे चार्ज कितना x, इसकी वजह से बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा, के x बाय में 2R, सही बात है। अब देखो जो फाइनल शेल है 3R रेडियस की, जिस पे चार्ज कितना -x -4Q, इसकी वजह से बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा, बी इसके इनसाइड है ना, तो इसकी वजह से जो इसके सरफेस पे आएगा ना, वही इसकी वजह से अंदर आ जाएगा, तो के -x -4Q बाय में 3R जो सरफेस पे आएगा। तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया, तो वी बी कितना आ गया, के बाय आर को कॉमन ले लो, x/2 और प्लस 1/3 इंटू -x -4Q। तो वी भी देखो कितना आ गया, के बाय आर, x/2 - x/3 ये कितना हो गया, 3x - 2x x, तो ये हो गया x/6 - 4Q/3, ठीक है। तो वी बी शुड बी इक्वल टू वी ए, क्योंकि जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टॉप हो जाएगा, ए और बी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टॉप होगा। और जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, मतलब ए और बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा आएगा। एक्स पता चल गया तो सब कुछ पता चल गया एक तरह से। तो वी ए इज इक्वल टू वी बी कर दो। वी बी कितना, के x/6r - 4KQ/3r। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x 0 आएगा, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, 0 -0 भी 0 ही होगा। तो एक तरह से मैंने यहाँ पे कंडक्टिंग वायर लगाई, इसमें से फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, ये नहीं पता बी से ए होगा या ए से बी, लेकिन हुआ कुछ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो और वो फ्लो स्टॉप हो गया, तब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये आएगा, मतलब तब वी बी विल बी इक्वल टू वी ए, ठीक है। और अब ये पता लगाओ कि यहाँ पे ए से बी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ होगा या बी से ए, और कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ होगा, ठीक है। तो अब देखो ये जो एनुलर स्फीयर था, इसके आउटर सरफेस पे ये वायर लगाने से पहले चार्ज कितना था, क्यू। तो क्यू में कुछ ऐड करो, जैसे समथिंग वाई, ये अब कितना हो गया 0, तो वाई कितना आ गया -Q, नेगेटिव आया। तो इसका मतलब ए से बी, मतलब इसकी तरफ
इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ होगा और मान लो n1 इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ होगा, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से n1 क्या आएगा, क्यू बाय में ई, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ होगा। तो कुछ हीट डेसिपेशन भी हुई होगी इस वायर में H, अब वो फाइंड आउट करो H1। तो अब देखो यहाँ पे U1 ऑफ सिस्टम वो क्या आएगी, वो फाइंड आउट करो, और यहाँ पे U2 ऑफ सिस्टम एक तरह से वो फाइंड आउट करो। U1 सिस्टम पक्का U2 सिस्टम से ज़्यादा आएगा, तो U1 सिस्टम माइनस U2 सिस्टम H1 आ जाएगा, ठीक है। तो U1 सिस्टम फाइंड आउट करो। तो देखो यहाँ पे तो सेंटर पे पॉइंट चार्ज भी है, इसकी जो सेल्फ एनर्जी आएगी वो कैसे लिखें, पॉइंट चार्ज की तो हमने सीखी नहीं थी सेल्फ एनर्जी क्या होती है। तो अब देखो ये जो पॉइंट चार्ज है 3Q, इसको मैं क्या मान सकता हूँ, ये एक जीरो रेडियस की शेल की सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैं ऐसा मान सकता हूँ। तो इसकी सेल्फ एनर्जी क्या आ जाएगी फ्रॉम फॉर्मूला K इंटू में 3Q का स्क्वायर बाय में 2 रेडियस 0, ये तो इनफाइनाइट आ गई, इनफाइनाइट का कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ये जो सेंटर पे पॉइंट चार्ज है ना, इसकी सेल्फ एनर्जी आपको कंसीडर नहीं करनी, ठीक है। हाँ, इसके जो इंट्रैक्शन एनर्जी के कॉम्बिनेशंस आपको जरूर कंसीडर करने होंगे, ठीक है। तो इसकी सेल्फ एनर्जी कंसीडर नहीं करनी। तो ये जो फर्स्ट सेल है R रेडियस की, इस पे चार्ज कितना -3Q, इसकी सेल्फ एनर्जी तो आएगी ना, फ्रॉम फॉर्मूला कितनी आएगी, K -3Q का स्क्वायर बाय में 2 रेडियस कितनी R। अब देखो सेकंड सेल 2R रेडियस की, इस पे चार्ज कितना Q, इसकी सेल्फ एनर्जी Q का स्क्वायर बाय में 2 रेडियस कितनी 2R। अब देखो जो थर्ड सेल है 3R रेडियस की, जिस पे चार्ज कितना -5Q, इसकी सेल्फ एनर्जी क्या आएगी, K इंटू में -5Q का स्क्वायर बाय में 2R कितना 3R। अब देखो ये तो होगी सेल्फ एनर्जीज। अब इंटरेक्शन एनर्जीज आएंगे। तो देखो इस 3Q चार्ज की इंटरेक्शन एनर्जी इसके साथ आएगी, फर्स्ट सेल के साथ, सेकंड सेल के साथ भी आएगी, थर्ड सेल के साथ भी आएगी, 3 तो ये होगी इंटरेक्शन एनर्जी। फिर ये फर्स्ट सेल की सेकंड सेल के साथ आएगी, 4 इंटरेक्शन एनर्जी, फर्स्ट सेल की थर्ड सेल के साथ आएगी, 5वीं इंटरेक्शन एनर्जी, सेकंड सेल की थर्ड सेल के साथ आएगी, 6ठी इंटरेक्शन एनर्जी। तो 6 इंटरेक्शन एनर्जीज हो आएंगे। तो 3Q की फर्स्ट सेल के साथ, मतलब जो पॉइंट चार्ज है इसकी फर्स्ट सेल के साथ जो इंटरेक्शन एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, K 3Q इंटू में -3Q बाय में ये R प्लस इस पॉइंट चार्ज की इसके साथ सेकंड सेल के साथ इंटरेक्शन एनर्जी K 3Q इंटू में Q बाय में 2R, इसी पॉइंट चार्ज की थर्ड सेल के साथ इंटरेक्शन एनर्जी K 3Q इंटू में -5Q बाय में 3R। तो 3 तो इंटरेक्शन एनर्जी होगी। अब चौथी क्या आएगी, फर्स्ट और सेकंड सेल की, प्लस K -3Q इंटू में Q बाय में 2R, और 5वीं सेकंड की थर्ड सेल के साथ इंटरेक्शन एनर्जी K -3Q -5Q बाय में 3R, और 6ठी सेकंड और थर्ड सेल की इंटरेक्शन एनर्जी K Q इंटू में -5Q बाय में 3R। तो देखो ये कितनी टर्म्स होंगी, 1 2 3 तो सेल्फ एनर्जी की, 3 6 और 3 9, 6 इंटरेक्शन एनर्जी की। जब भी इनको आप अच्छे से सोल्व करोगे यूजिंग कैलकुलेटर तो ये आएगा -1.75 KQ स्क्वायर बाय R, ठीक है, -1.75 KQ स्क्वायर बाय R। अब U2 सिस्टम निकाल लो एक तरह से यहाँ पे। तो देखो ये जो पॉइंट चार्ज है सेंटर पे, इसकी सेल्फ एनर्जी नहीं आएगी, फर्स्ट सेल की आएगी, सेकंड सेल पे कोई चार्ज नहीं है, इसकी नहीं आएगी, थर्ड सेल की आएगी, ठीक है। तो 2 तो सेल्फ एनर्जी आएंगी। तो क्या आएगी फर्स्ट सेल की K इंटू में -3Q का स्क्वायर बाय में 2 रेडियस कितनी R,
सेकंड सेल की 0, थर्ड सेल की k इंटू में -4q का स्क्वायर बाय में 2, यहाँ पे 3r। ठीक है, तो दो तो यहाँ पे सेल्फ एनर्जी आई हैं। अब इंटरेक्शन एनर्जी क्या क्या आएंगी, देखो एक तो पॉइंट चार्ज 3q, 3q पॉइंट चार्ज, और ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल कंसीडर नहीं होगी क्योंकि इस पे चार्ज क्या है 0, थर्ड सेल कंसीडर होगी। ठीक है, फर्स्ट सेल पे चार्ज कितना -3q, थर्ड सेल पे -4q। तो ये जो 3 है इनके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, दो के 3c2, 3 इंटू में 2 बाई में 2, तो 3, तो 3 इंटरेक्शन एनर्जी आएंगी पॉइंट चार्ज की फर्स्ट सेल के साथ, कितनी k 3q इंटू में -3q बाय में r, प्लस पॉइंट चार्ज की थर्ड सेल के साथ k 3q इंटू में -4q बाय में 3r, प्लस दो तो होगी इंटरेक्शन एनर्जी, और थर्ड इंटरेक्शन एनर्जी क्या होगी, फर्स्ट सेल की थर्ड सेल के साथ, मतलब k -3q इंटू में -4q बाय में 3r। ठीक है, सही बात है। तो इन 6 टर्म को जब आप ऐड करोगे तो ये कितना देगा, यहां से ये आएगा -1.833 kq² बाय r। ठीक है, -1.833 kq² बाय r, ये इतना आएगा U2 सिस्टम। अब मैंने यहाँ पे वायर लगाई, कंडक्टिंग वायर, और ए से भी इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तुरंत, और जैसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टॉप होगा ए और बी दोनों पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो जाएगा और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये आ जाएगा। तो इतने में इस वायर के थ्रू जो हीट एनर्जी डिसिपेशन होगा H1, वो क्या आएगा, U1 सिस्टम माइनस U2 सिस्टम। देख सकते हो U1 सिस्टम ज़्यादा है, U2 सिस्टम कम है, क्योंकि ये कम नेगेटिव है, ये ज़्यादा नेगेटिव है, तो ये ज़्यादा है वैल्यू, ये कम है। ठीक है, तो दिस माइनस दिस H1 आ जाएगा, और ये आएगा 0.0833 kq² बाय r। ठीक है, एक आंसर ये निकल गया। हम इस न्यूमेरिकल को बिल्कुल एक स्टोरी के तहत कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, यहां पे जो एनुलर कंडक्टिंग स्फीयर की जो इनर शेल है ना, इसको अर्थ कर दूंगा, इनर शेल या इनर सरफेस, अच्छे से बोलो तो इनर सरफेस ऑफ एनुलर कंडक्टिंग स्फीयर को मैं अर्थ कर दूंगा, मतलब ग्राउंडेड, और ये वायर लगे रहने दूंगा। तो फिर क्या होगा, तो देखो ये एनुलर कंडक्टिंग स्फीयर था, ये कंडक्टिंग शेल, ये रेडियस r, ये रेडियस 2r थी, ये रेडियस 3r, सेंटर पे पॉइंट चार्ज रखा हुआ था 3q, और यहाँ पे एक वायर तो थी ही, कंडक्टिंग वायर। ठीक है ना, अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे ग्राउंडेड कर दिया, ये कर दिया। तो अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो यहाँ पे सेंटर पे 3q है, तो इस इनर सरफेस पे ड्यू टू इंडक्शन -3q आ जाएगा, सीधी सी बात है। और मान लो इस आउटर सरफेस पे, इस एनुलर स्फीयर की इस आउटर सरफेस पे x आ जाएगा, तो ड्यू टू इंडक्शन इस इनर सरफेस पे -x आ जाएगा। मान लो इस शेल की आउटर सरफेस पे y आ गया। ठीक है, ये कब है, जब यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं इसको यहाँ पे ग्राउंडेड करूंगा तो तुरंत यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा और किस सेंस में होगा वो भी फाइंड आउट करना। ठीक है,
और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टॉप हो जाएगा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होगा, एक्स और वाई पता चल जाए बस मेरे को। ठीक है, तो अब देखो मान लो ये पॉइंट सी, ये डी और ये एफ। ठीक है, वी एफ ये क्या होगा, जीरो होगा, ग्राउंडेड कर दिया ना। तो एफ पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो क्या आएगा, इस पॉइंट चार्ज की वजह से एफ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा, K3Q बाय में आर, बिल्कुल सही बात है। प्लस ये जो शेल है आर रेडियस की जिसपे -3Q चार्ज है, इसकी वजह से एफ पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा, K-3Q बाय में आर, बिल्कुल सही है। अब देखो जो 2r रेडियस की शेल है इस पे चार्ज कितना x, इसकी वजह से एफ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा, एफ इसके इनसाइड है ना तो जो सरफेस पे आएगा Kx बाय में 2r प्लस, अब ये जो फाइनल शेल है जिस पे चार्ज कितना y माइनस एक्स, इसकी वजह से एफ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा, Ky माइनस एक्स बाय में 3r, क्योंकि ये इनसाइड है ना जो सरफेस पे आएगा वही आएगा। तो Vf देखो क्या आ गया यहाँ से, ये से ये कैंसिल हो गया, K बाय में R को कॉमन ले लो तो x बाय 2 प्लस 1/3 y माइनस एक्स, तो x बाय 2 माइनस x बाय 3 ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस 2x, x बाय 6, तो x बाय 6 प्लस y बाय 3। ठीक है ना, x बाय 6 प्लस y बाय 3। तो Vf ये कितना आया, K बाय R इंटू में x बाय 6 प्लस y बाय 3, और ये जीरो भी होना चाहिए क्योंकि ग्राउंडेड है ना। तो Vf को जीरो पुट कर दो तो x और y में रिलेशन आ जाएगा, तो मतलब x बाय 6 शुड बी इक्वल टू माइनस y बाय 3, तो 6 उस तरफ पहुंच गया, 3 दूनी 6, तो x आ गया -2y, x इज इक्वल टू -2y। ठीक है, ठीक है ना, x और y में रिलेशन तो आ गया लेकिन x और y की वैल्यूज अभी आई नहीं है। तो अब देखो ये जो C पॉइंट है इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, निकालो C पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस 3Q पॉइंट चार्ज की वजह से C पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा, K3Q बाय में 3r, सही बात है। प्लस ये जो r रेडियस की शेल है जिसपे चार्ज -3Q है उसकी वजह से C पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा, K माइनस 3Q बाय में 3r, क्योंकि वो उसके आउटसाइड है C पॉइंट। प्लस अब ये जो 2r रेडियस की शेल है जिसपे चार्ज कितना x, उसकी वजह से C पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा, Kx बाय में 3r प्लस, अब जो ये शेल है 3r रेडियस की जिसपे चार्ज कितना y माइनस एक्स, इसकी वजह से इस C पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा, C सरफेस पे है इसके, तो K y माइनस एक्स बाय 3r, तो K3Q बाय 3r से K माइनस 3Q बाय 3r कैंसिल हो गया। तो Vc कितना आ जाएगा देखो, Kx बाय 3r से माइनस Kx बाय 3r कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सही बात है, तो ये आ जाएगा Ky बाय 3, Ky बाय 3, तो Vc कितना आ गया, Ky बाय 3। ठीक है, अब Vd निकालो, D पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो D पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, इस पॉइंट चार्ज की वजह से क्या आएगा, K3Q बाय में 2r प्लस ये जो शेल है r रेडियस की, इसकी वजह से D पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा, K माइनस 3Q बाय में 2r, क्योंकि D पॉइंट इसके आउटसाइड है ना, प्लस ये जो शेल है 2r रेडियस की, ये D पॉइंट तो इसी के सरफेस पे ही है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा, Kx बाय 2r प्लस, अब जो फाइनल शेल है
जिसपे चार्ज कितना y माइनस एक्स, 3r रेडियस की जो फाइनल शेल है, ये डी पॉइंट तो उसके अंदर है ना, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा डी पॉइंट पे, तो के वाई माइनस एक्स जो उसके सरफेस पे आ जाएगा क्योंकि डी पॉइंट उसके अंदर है ना, बाय में 3r। तो ये से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और के एक्स बाई 2r से, सॉरी अभी कैंसिल नहीं हुआ है, तो ये कैंसिल हुआ है यहाँ पे, तो के एक्स बाय 2r माइनस के एक्स बाय 3r प्लस के वाई बाय 3r। तो वी डी देखो कितना आ गया, कॉमन ले लो के बाय में आर को, एक्स बाय 2 माइनस एक्स बाय 3 प्लस वाई बाय 3, ठीक है। तो 3x माइनस 2x x, तो ये हो गया x बाय 6 प्लस वाई बाय 3। वी डी इतना आया है। और ये तो क्या आया था, वी एफ आया था, ठीक है ना। और वी सी और वी डी बराबर होंगे, ये पक्का है। और वी डी इतना आया है जो कि वी एफ आया था। तो इसका मतलब वी सी विल बी इक्वल टू वी एफ ऑब्वियसली, क्योंकि देखो ये वी डी आया, इतना तो वी एफ आया था, तो वी डी वी एफ के बराबर हो गया। और वी सी वी डी बराबर होने ही है, तो वी सी विल बी इक्वल टू वी डी विल बी इक्वल टू वी एफ। और वी एफ कितना है, 0, क्योंकि ग्राउंडेड है। तो एक तरह से वी सी भी 0 होगा, तो के वाई बाय 3 0 हो जाएगा। तो यहां से वाई 0 आ गया, वाई 0 आ गया तो एक्स 0 आ गया, ठीक है। ठीक है ना। तो x और y दोनों 0 आ चुके हैं। तो मतलब यहां पे मेरे को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह से पता चल चुका। जब यहां पे और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बंद हो जाएगा, क्या होगा, सेंटर पे 3q ड्यू टू इंडक्शन, यहाँ पे इनर सरफेस पे -3q, x कितना आया 0, तो यहाँ पे भी 0 और y भी कितना 0। तो ये तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब इनर सरफेस से ग्राउंड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा या ग्राउंड से इनर सरफेस की तरफ, और कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा ये फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पे C से D होगा या D से C होगा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, और कितना होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, ये भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, इसको यहाँ पे अर्थ करने से पहले ये जो एनुलर स्फीयर है, इसके आउटर सरफेस पे कितना चार्ज था, यहाँ पे आउटर सरफेस पे 0 था, ठीक है। और ये देखो कि ये जो शेल है, ये वाली जो शेल है, इसको यहां पे अर्थ करने से पहले, मतलब इस सिचुएशन में इस शेल पे कितना चार्ज था, टोटल -4q प्लस समथिंग हुआ है। समथिंग मतलब मान लो z हुआ है। अब यहां पे अर्थिंग करने के बाद में, ये वायर तो है ही है, अब यहां पे अर्थिंग करने के बाद में इस फाइनल शेल पे कितना चार्ज हो गया, 0 + 0 0, तो z कितना आ गया 4q पॉजिटिव। तो इसका मतलब C से D इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। अगर मैं यहां पे अर्थिंग कर दूंगा ना, तो C से D इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। और कितना, फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज 4q/a, मतलब यहां पे मान लो N2 इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, और वो कितना हो जाएगा 4q/a, ठीक है। अब देखो यहां पे आओ, यहां से 4q/a इलेक्ट्रॉन C से D आए, तो वे सीधी सी बात है कहां जाएंगे, F से ग्राउंड की तरफ चले जाएंगे। क्योंकि इसको ग्राउंड करने से पहले ये वायर तो थी, लेकिन यहाँ पे चार्ज 0, अब भी 0 यहाँ पे ग्राउंड करने के बाद में, यहाँ पे इसको ग्राउंड करने से पहले इनर सरफेस पे -3q चार्ज, ग्राउंड करने के बाद इनर सरफेस पे -3q चार्ज। तो
यहाँ पे ग्राउंड करने से हुआ क्या है, सी से डी 4q/e नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए और वे फाइनली फिर ऐसे फ्लो होते हुए एफ से ग्राउंड में चले जाएंगे। तो एफ टू ग्राउंड जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा ना वो यही होगा 4q/a। तो देखो इसको अर्थिंग करने से क्या हुआ, यहां से यहां इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स आए कितने, 4q/a, और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एफ से ग्राउंड में चले गए, 4q/a ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ठीक है ना। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसे होगा एफ से ग्राउंड, मतलब इनर सरफेस से ग्राउंड की तरफ, और कितने 4q/a ही। और यहाँ पे भी इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन सी से डी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स का, 4q/a। और यहाँ पे भी इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू इनर सरफेस से ग्राउंड में इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। तो एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आए और ऐसे ग्राउंड में चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे इस वायर में और इस वायर में, दोनों वायर में कुछ ना कुछ हीट डिसिपेशन हुई होगी। तो इसमें हीट डिसिपेशन प्लस इसमें हीट डिसिपेशन, वो मान लो H2 आएगी। अब ये कितनी आएगी, मतलब यहाँ पे टोटल हीट डिसिपेशन इस वायर में प्लस इस वायर में टोटल कुल मिला के कितनी हीट डिसिपेट हुई होगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ ना। ठीक है, तो कितनी हीट डिसिपेट होगी, H2। अब ये निकालो। तो देखो इसको ग्राउंड करने से पहले इस सिस्टम की टोटल एनर्जी ये थी U2 सिस्टम। अब इसको मैंने ग्राउंड कर दिया, अब इस सिस्टम की टोटल एनर्जी वो हो जाएगी U3 सिस्टम, और वो क्या हो जाएगी, तो देखो पॉइंट चार्ज की सेल्फ एनर्जी तो आएगी नहीं। ठीक है, तो ये जो शेल है R रेडियस की, इस पे चार्ज कितना, -3q, इसकी सेल्फ एनर्जी आएगी। और जो सेकंड शेल है 2r रेडियस की, इसकी कोई सेल्फ एनर्जी नहीं आएगी क्योंकि इस पे चार्ज 0। थर्ड शेल, इस पे भी चार्ज 0, 0 + 0, इसकी भी कोई सेल्फ एनर्जी नहीं आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट शेल की सेल्फ एनर्जी आएगी k × -3q²/2, रेडियस कितनी r। और पॉइंट चार्ज की इस फर्स्ट शेल के साथ इंटरेक्शन एनर्जी और आएगी k 3q × -3q/r। तो U3 सिस्टम ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा -4.5kq²/r। ठीक है, -4.5kq²/r। तो इस स्टेज से इस स्टेज तक, यहाँ पे इस वायर में और इस वायर में टोटल कुल मिला के कितनी हीट डिसिपेशन होगी, H2। और वो कितनी आएगी, U2 सिस्टम माइनस U3 सिस्टम। देख सकते हो U2 सिस्टम ज़्यादा है, U3 सिस्टम कम है, क्योंकि ये ज़्यादा नेगेटिव है ना, तो ये कम है और ये ज़्यादा है। तो U2 सिस्टम माइनस U3 सिस्टम कर दो, दिस माइनस दिस, तो H2 आ जाएगी। और ये कितना आएगा, यहाँ पे ये आएगा 2.667kq²/r। ठीक है, इतना आएगा। तो अगर इसमें ये पूछा जाए यहां पे जो हीट डिसिपेट हुई और यहां पे कुल मिला के कितनी हीट डिसिपेट होगी, H टोटल, वो क्या हो जाएगी, H1 + H2। और ये कितना आ जाएगा, दिस प्लस दिस, ये आ जाएगा 2.75 kq²/r। ठीक है, अगर ये पूछा जाता ये आंसर हो जाता। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।